है ना। और सभी अपने अपने यूनिफॉर्म में आओ। जानवी सिंह जी, आपकी तो यूनिफॉर्म कहाँ है? हाँ 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 हाँ, पकड़ लिया, बहुत अच्छे। ठीक है, चलो। तो मुझे बड़ा याद दिलाओ कि हमको आज क्या पढ़ना था। सर प्रीवियस क्लास में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स किया था। ओके, अब इसके बाद मैंने कुछ आपसे कहा था मुझे ये याद दिलवाने के लिए। किसी को याद है मैंने आपसे क्या कहा था कि मुझे कुछ याद दिलवा देना? क्या हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स लिखी थी? यस सर, शायद आपने बोला था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कुछ हाँ, आपने कहा था देखा, एक्सप्लेन। फायदा क्या हुआ? मैं खुद ही तुम्हें याद दिलवा रहा हूँ, फिर क्या फायदा हुआ? भाई मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी उम्र हो गई है, तो मैं भूल सकता हूँ। तुमको याद दिलवाने, मैं तुमको याद दिलवा रहा हूँ कि तुम्हें क्या याद दिलवाना है। वाह वाह वाह, क्या बात है, ये तो गजब हो गया। मुझे तुमको ये याद दिलवाना पड़ रहा है कि तुम्हें मुझे क्या याद दिलवाना है। खैर, ओके बच्चों, सो नाउ यू कैन ऑफ योर, इफ यू वांट तो आप बंद कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और अब हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा, लिखिए जल्दी से। टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। प्यारे बच्चों, ध्यान देना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? बच्चों, आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या? नो सर, ब्लर है। The background is blur. यस, मैं भी वही कहने वाला था। तो ये अब इसका क्या करें? जस्ट अ मोमेंट। अब Sir, please off the blur. नहीं सर, वो लैपटॉप से है। हम्म, Sir, please सर off वहाँ the 3 blur डॉट off. बनी होगी सर, फिर उसको क्लिक करिएगा, फिर एक उस पे एक मैन बना होगा जिसके बैकग्राउंड ब्लर ब्लर ऐसे लोगो या ऐसे होगा, उसको क्लिक करने से ठीक हो जाएगा। कैसे कैसे बेटा, फिर से बोलो एक करके। Sir, सर जो click 3 on. डॉट है सर उनको एक दबाइए सर। एक 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 बेटा, एक करके, हाँ एक बोलो। Sir, आप लोग सर जो right hand 3 डॉट्स है हाँ उस पे क्लिक करने सर के उनको बाद क्लिक कीजिए सर। बेटा, एक बोलो ना। हाँ, कर दिया क्लिक। सर क्लिक करने के बाद सर टर्न ऑफ बैकग्राउंड ब्लर होगा सर। देखो इसमें तो दिया हुआ है, एक तो चेंज लेआउट, फुल स्क्रीन, टर्न ऑफ बैकग्राउंड ब्लर। yes sir. यस सर, यस सर। यस सर। कर दिया। Yes sir, सर अब now सही है। the board is clear. अरे मेरे बच्चों, क्या बात है, वेरी गुड यार। अब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे गुरु बन गए हैं। गुड, वेरी गुड, गुड, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। इससे ज्यादा और खुशी की बात क्या होगी किसी भी टीचर के लिए कि यदि उसका बच्चे उसको सिखा रहे हो। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। वेल डन। सो नाउ हम लोग बात कर रहे थे कल कि मैंने कहा था कि आपको मुझे बताना है कि सॉरी, कि कैसे कैसे ये होता है। अब ध्यान दो बेटा, इसमें क्या करना है आपको। हमारे पास एक फार्मूला है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, राइट। अब इसमें हम ये कहते हैं, मान लो मैंने आपसे कहा इफ, अभी कुछ मतलब बेटा, इफ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, r इज इक्वल टू 1 यूनिट। ध्यान रखना बेटा, m1 m2 इज इक्वल टू कितना है, 1 यूनिट। और
R इज इक्वल टू कितना है 1 यूनिट। यदि आप यहाँ रखोगे तो 1 into 1 upon 1 तो कितना आ जाएगा अपने को F इज इक्वल टू G। क्या आ गया अपने को F इज इक्वल टू G। ठीक है ना। ये जो F इज इक्वल टू जो G आया है ये क्या है, यहां से हम चाहें तो इसको डिफाइन कर सकते हैं। किसको? G को। ध्यान देना कैसे लिखेंगे, मैं सुन लो फिर मैं लिखाऊंगा सब आपको। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स which acting between two bodies of unit mass and unit distance। अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है बच्चों कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट। तो इसका बेटा मतलब होता है कि यूनिट मतलब होता है एक। अब एक क्या 1 मीटर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 फीट हो सकता है। ओके, ठीक उसी प्रकार से यहां पर आ जाओ तो 1 ग्राम हो सकता है, 1 किलोग्राम हो सकता है। ठीक है ना। तो आपकी चॉइस है, यदि आप इसको ग्राम लिखेंगे तो इसको सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, यदि आप इसको केजी लिखेंगे तो इसको आपको मीटर लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये कहा जाता है कि यदि आपके पास 2 यूनिट मास की बॉडी हो, उनके बीच में यूनिट डिस्टेंस हो, और सिंपल कर दूं मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास 2 बॉडी हैं जिनका वजन है 1 kg और उनके बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर, तो उस समय जो उनके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बात समझ आ गई बेटा आपको? बात समझ में आ गई? यस नो? ओके, यस सर। अब लिखना कैसे वो देखिए, देखो वी नो दैट, ये वी नो दैट, वी नो दैट, ये लिखना। फिर लिखना इफ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1 यूनिट, फिर यहाँ लिखना r इज इक्वल टू 1 यूनिट, फिर ये लिखना f इज इक्वल टू g। अब लिखिए दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट is defined as the force of attraction between two bodies of unit masses separated by a unit distance, and its value is Z is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Newton meter square per kg square. Sir, can you repeat after unit distance and its value? Its value is G is equal to G is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square। ये इसकी यूनिट है बेटा, किसकी? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की।
हो गया? अच्छा बच्चों, मुझे याद है हम लोग शायद न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज नोन एज यूनिवर्सल लॉ, हम इसको लिखवा चुके हैं आपको। यस सर। ओके, क्या मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स लिखवा दिए? यस सर। क्या मैंने आपको इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखवा दिए? नो सर। मैंने अभी आपको ये नहीं बताया कि ग्रेविटेशन लॉ की इंपॉर्टेंस क्या क्या है। चलिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसे आप ये जानेंगे कि दुनिया में ग्रेविटेशनल फोर्स की कितनी जरूरत होती है। ओके, सो यस, हेडिंग डालिए इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। importance of universal law of gravitation। ठीक, आज हम जानेंगे कि इसका कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंस भी है इसका, या कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, नॉट अवर लाइफ, पूरे यूनिवर्स के लिए है। एक बात ध्यान रखना बेटा, आज के बाद ये ध्यान देना कि दुनिया में जो कुछ भी है, हम जो आज जिंदा हैं, हम जो ये दुनिया बनी हुई है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नथिंग। सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जिसकी वजह से ये दुनिया बनी हुई है। अभी मैं आपको कुछ कुछ खास इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक बताऊंगा जिससे कि आपको ये मालूम पड़ेगा कि इसकी क्या क्या वैल्यू है। तो लिखिए इसमें, द ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स plays an important role in nature। ठीक, नंबर 1, इनका क्या क्या रोल है? इनका सबसे बड़ा रोल तो यही है कि जितने भी जो प्लैनेट हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, वो किसकी वजह से लगा रहे हैं? ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। वो नहीं होता तो क्या हो जाता? हम लोग होते ही नहीं, ये पृथ्वी होती ही नहीं, सन होता ही नहीं। लेकिन केवल ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से ही हजारों लाखों करोड़ों वर्ष से हमारी जो अर्थ है, प्लैनेट है, जितने भी वो सन के चक्कर लगा रहे हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा रोल है। तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट, all the planets revolve around the sun, all the planets revolve around the sun due to the gravitational force। So due to the gravitational force। This force, आगे लिखो, this force required by a planet, this force required by a planet to move around the sun, to move around the sun
इन एलिप्टिकल पाथ। जो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, आपको याद है फर्स्ट में पढ़ा था कि प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल पाथ, याद आ गया? 3 लॉ पढ़ाए थे मैंने आपको, केपलर्स के फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ, है ना सर? इन क्या बेटा? सर, टू मूव अराउंड द सन इन एलिप्टिकल पाथ, एलिप्टिकल पाथ, एलिप्टिकल पाथ। अब चूंकि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्लैनेट हैं वो सन के चारों तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से घूम रहे हैं, इसलिए वो भी घूम रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कह सकते हो कि जो सोलर सिस्टम है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो लिखो इसी बात को, thus gravitational force is responsible, gravitational force is responsible gravitational force is responsible for the existence of the solar system. Sir, responsible for the existence of the solar system. ये जो सोलर सिस्टम का जो एग्जिस्टेंस है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ये हो गया आपका पहला। चलिए अब लिखिए नंबर 2। आप में से कितने बच्चे ये जानते हैं कि जो टाइड्स होते हैं, टाइड्स जो समुद्र में आते हैं, उनके पीछे कौन होता है? मून। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड सन। लेकिन ये ध्यान रखना, उसमें मून का रोल ज्यादा होता है। 90% रोल होता है मून का, तो ओनली 10% होता है किसका? सन का। ठीक है, तो यदि ये नहीं होता, यदि मून नहीं होता या फोर्स नहीं होता, तो समुद्र में कोई टाइड्स भी नहीं आते। जब टाइड्स नहीं आते तो कोई एनर्जी नहीं बनती, एनर्जी बनती तो कुछ मिलता नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा है। तो लिखिएगा, टाइड्स इन ओशियन, टाइड्स इन ओशियन are formed, tides in oceans are formed due to the gravitational force, due to the gravitational force, due to the gravitational force between the moon and the water of ocean. मून इसलिए उसका रोल ज्यादा होता है बेटा, क्योंकि मून जो है हमारे अर्थ के बहुत पास में है, सन बहुत दूर है। तो इसलिए आपको पता है ना, जी फार्मूला लिखा था मैंने आपको, F = G m1m2/r²। तो R ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है? F की वैल्यू कम हो जाती है। R कम है तो F की वैल्यू बढ़ जाती है। क्योंकि क्या है कि मून अर्थ के काफी पास है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये जो रोल होता है इसमें, ये अर्थ में के इसमें टाइड्स में, तो वाटर ओशियन टाइड्स में वो मून का अधिक होता है, उसका कम रहता है। नंबर 3 लिखिएगा। आपको ये भी पता होना चाहिए बेटा कि जो सैटेलाइट जो घूमते हैं चारों तरफ, सैटेलाइट में 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल सैटेलाइट, जैसे कि मून जो है अपने अर्थ का सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। लेकिन इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट में मैन मेड सैटेलाइट होते हैं, वो जो घूमते रहते हैं चारों तरफ ना। तो वो जो होते हैं वो भी इसलिए घूम पाते हैं क्योंकि
अर्थ उनके ऊपर एक फोर्स लगाता है, हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। सोच के देखो केवल, सोच के देखो, यदि ऐसा हो जाता कि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो हमारे चारों तरफ कोई भी सैटेलाइट भी नहीं होते। सैटेलाइट नहीं होते तो क्या होता, ये आज हमारे पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, ये जो टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है वो सब नहीं हो पाती। तो लिखिए थर्ड पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ प्लैनेट, gravitational force between a planet and its satellite decides whether a planet has moon or not, whether a planet has a moon or not। ये इसलिए बड़े कर रहे हैं कि जैसे कि मून है, वो मरकरी है, वीनस है, इनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स काफी कम है, इसकी वजह से इनके पास खुद के कोई भी मून नहीं है, इनके पास अपना खुद की कोई सैटेलाइट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट डालिए, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सैटेलाइट्स, artificial and natural satellites revolve around the earth due to the gravitational force due to the gravitational force between the earth and the satellite, between the earth and satellite। एक और इंटरेस्टिंग चीज बेटा, यदि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर भी नहीं होता। जो जो एटमॉस्फेयर, जो हवाएं है ना, जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, जो जितनी भी गैसेस हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर में है, ये भी नहीं होती यदि एटमॉस्फेयर नहीं होता, यदि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता या कम होता। जैसे कि मून पर नहीं है क्योंकि मून पर फोर्स है, कम है, मरकरी पर नहीं है, कम है ना। तो लिखिएगा द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, the atmosphere of the earth is possible due to gravitational force of the earth, is possible due to gravitational force of the earth। एक और लिख लीजिएगा, वो बच्चों वाला है, ये जो पानी बरसता है ना, ये बर्फ गिरती है, यानी कि जो रेनफॉल होता है, स्नोफॉल, ये भी नहीं होता यदि एटमॉस्फेयर नहीं होता। एक पॉइंट और लिखिएगा, क्या लिखोगे, रेनफॉल एंड स्नोफॉल, रेनफॉल एंड स्नोफॉल is possible only due to gravitational force of the earth। Rainfall and snowfall is possible only due to the gravitational force of the earth। एक और लिख लो, हम लोग जो जमीन पर बैठे हैं, खड़े हैं, हम जो धरती पर हैं, ये क्यों है पता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से।
यदि यहाँ पे ये कम हो जाए तो क्या हो जाएगा बताओ बच्चों? हम लोग हवा में, सर खड़े भी नहीं हो पाएंगे। यस, यही वजह है कि जैसे जैसे जब हम लोग मून पे जाते हैं ना, मून पर तो खूब जंप लगाते हैं, वहां पर बहुत कम है ना, तो वो है लेकिन बहुत कम है, तो मानना पड़ता है कि बहुत जंप लगा लेते हैं। तो लिखिएगा, वी स्टे ऑन द अर्थ, वी स्टे ऑन द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, due to the gravitational force between the earth and us, between the earth and us। ठीक है ना? चलिए, बहुत है, इतनी बहुत है। अब हमको इसका नया पार्ट पढ़ना है, वो तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ हमारे पास थोड़ा समय है, तो हम लोग 2-3 न्यूमेरिकल करके देखेंगे, जो पहले आप करेंगे, आपसे नहीं होंगे तो मैं करूंगा। ठीक है? देखो बेटा, एक ध्यान देना, सिर्फ लिख लो, बाकी तो आप खुद ही करना। ये एक क्वेश्चन ये है, केवल पूरा मत लिखना। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज समथिंग, कुछ है, दो दो बॉडी के बीच में कुछ फोर्स लग रहा है। हाउ मच डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिक्रीज so the force becomes twice। दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच में कुछ फोर्स लग रहा है, पता नहीं कितना, जो भी हो। अब वो ये कह रहा है कि यदि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना कर दें कि जो फोर्स है वो पहले के फोर्स का डबल हो जाए, ट्वाइस हो जाए, तो आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। पहले कितनी डिस्टेंस थी और बाद में कितनी कम कर दे या कितनी ज्यादा कर दे कि फोर्स डबल हो जाएगा। कर सकते हो इसको? हाँ है ना? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? Yes, sir. तो बोलो भाई। मैंने आपको समझा दिया, दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका कुछ मास है, पता नहीं, जो भी हो, उनकी कुछ डिस्टेंस है, पता नहीं कितनी है। अब आपको ये बताना है कि वो डिस्टेंस कितनी कम करते पहले की तुलना में कि फोर्स डबल हो जाए। अब आगे समझ में अब कर पाओगे? कीजिए, आई एम वेटिंग।
हाँ जी, क्या हुआ? सर नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं, मुझे आता है, मैं करवाता हूँ, है ना? देखो बेटा, ऐसे सवालों में देखो, ये थोड़ा सा ऐसा सवाल है स्टाइलिश। उन्होंने क्या कहा है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ फोर्स है, कुछ है, और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस भी है। तो अब वो ये कह रहा है कि यदि उनके डिस्टेंस को कितना कर दिया जाए कि फोर्स डबल हो जाए। आप एक काम करो, आप कैसे करो, मान लो कि ये आपके पास ये दो ऑब्जेक्ट हुए, इसका मास अपनी मर्जी से मान लो m2 मान लो, और मान लो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो r हो गया। तो इनके बीच में कितना फोर्स होगा बेटा? यही होगा ना, यही होगा। यस सर। अब उसने क्या कहा है कि इनके डिस्टेंस को कितना कर दिया जाए, कितना कम कर दिया जाए कि फोर्स डबल हो जाए। मतलब दो चीज बदलेंगी, ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स हो जाएगा डबल। तो हमने कह दिया R1, नहीं पता कितना है, तो क्या बोलोगे आप? R1 कर दो, ओके। लेकिन जैसे ही आप R1 करोगे, फोर्स कितना हो जाएगा? 2F। तो ये कितना हो जाएगा? 2F इज इक्वल टू, अच्छा जी तो जी रहेगा, जी तो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल फोर्स कांस्टेंट है। अच्छा मास भी मास रहेगा, वो तो बदला नहीं, पास आ गए। तो क्या हो गया? M1 M2। डिस्टेंस कितना हो गया नहीं पता, मान लो R1 ठीक। क्या करोगे अब आप? इन दोनों को डिवाइड कर दो, F से F कट गया, G से G, M1 से M2 से M1 M2 कट जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 1/2 इज इक्वल टू, ये गए ऊपर, तो R1 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, राइट? टेकिंग अंडर रूट, तो कितना आ जाएगा? R1 अपॉन R इज इक्वल टू 1/√2 हो गया। इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा? R1 इज इक्वल टू R अपॉन √2। क्या समझ में आया कि पहले जो भी डिस्टेंस था उस डिस्टेंस को 1/√2 टाइम्स कम कर दो तो फोर्स डबल हो जाएगा। समझ में आया? क्या समझ में आया इसमें कि यदि आप R को मान लो, जो भी R है, मान लो पहले R मान लो 5 है, तब वो 5/√2 हो जाएगा। 3 मीटर है तो 3/√2 हो जाएगा। 6 है तो 6/√2 हो जाएगा। 9 है तो 9 कुछ भी हो, यानी जो डिस्टेंस पहले था उसका वो डिस्टेंस 1/√2 टाइम्स कम हो जाएगा। आया समझ में आपको बच्चों? यस सर। यस, प्लीज नोट इट। ओके, तो बच्चों आपने आज देखा, अभी हम लोग उसी पे बात कर रहे थे कि कैसे कैसे ये काम करते हैं, ठीक है?
और अब हम लोग नेक्स्ट जब हमारा टर्न पड़ेगा तो हम उस टर्न में कुछ और पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसके आगे का हिस्सा। हाँ, आपके लिए होमवर्क यही हो सकता है कि आप अगले गुरुवार तक क्या करने वाले हैं, आप करने वाले हैं कि आपको जो भी न्यूमेरिकल से इससे जुड़े हुए हों वो आप करेंगे, नहीं आएंगे तो मुझसे पूछेंगे। तुम लोगों की गंदी आदत ये है कि तुम लोग मुझसे कुछ पूछते नहीं हो, और मुझे अच्छा लगता है कि लोग मुझसे पूछें, है ना। तो मेरे अच्छे बच्चे मुझसे प्रश्न भी पूछेंगे। ओके, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट में मिलेंगे नेक्स्ट इसको।